प्यारे परीक्षार्थी, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस जबरदस्त, शानदार, जानदार और खतरनाक विज्ञान की इस सेशन पर, जहां पर हमने अभी तक बीपीएससी टीआरई में माने कि हमारी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए जो 2.0 और 3.0 के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए कल के मैराथन में। और आप सभी का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया है, भाई साहब लाजवाब था। ठीक है, पर आप ही के लिए फिर से एक बार मैं शुरुआत करने वाला हूं एक नए सेशन, जहां पर बीपीएससी में माने कि पूरे बिहार की एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में जो विज्ञान के क्वेश्चन है वो आज से देखने वाले हैं। और जो तैयार है एक बार हाथ ऊपर कर देगा और सेशन को ज्वाइन करेगा, और जैसे ही ज्वाइन करेगा सबसे पहले लाइक शेयर कर देगा, और जो नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर देगा। और इस नए सेशन की शुरुआत एक नए मोटिवेशन के साथ, कर वक्त बर्बाद अपना, कर वक्त बर्बाद अपना, समय यूं नहीं बिताना है। कर वक्त बर्बाद अपना, समय यूं नहीं बिताना है। कर मेहनत, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना है। और जो सपना अपना इस बार पूरा करना चाहता है, वो सभी लोग एक बार फिर से बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और इस बार तोड़कर पूरा बीपीएससी का धुआं उड़ा देना है। क्या उड़ाना है? धुआं। तो चलो शुरुआत करते उसी धुएं को। सबसे पहले क्वेश्चन, भाई साहब धुआं उड़ा दो, इसका धुआं उड़ा दो, जो बीपीएससी एलडीसी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। अभी हम कंसेप्ट वाइज जाने वाले, ये बात सभी लोग ध्यान में रखेंगे और जबरदस्त तरीके से आंसर करते रहेंगे। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। इस बार सिलेक्शन तो लेकर ही दम लेना है। इस बार सिलेक्शन नहीं तो भाई साहब कुछ भी नहीं, राशन पानी भी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखियो। भाई साहब बताओ, बहुत बढ़िया। और धुआं उड़ा दिया भाई साहब, यहाँ पे बोल दिया सभी ने कि जब पानी फ्रीज हो जाता है, माने कि पानी जब जम जाता है तो वो क्या बन जाता है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और हमें इतना पता है, इतने हम बेवकूफ तो नहीं है कि भाई साहब बर्फ कहां पर होता हमें पता नहीं। बर्फ हमेशा आपके पानी के ऊपर रहेगा। कहां पे रहेगा? पानी के ऊपर रहेगा। अगर बर्फ पानी के ऊपर रहता है तो भाई साहब इतना तो हमें समझता है कि बर्फ हल्का होता है, और जो चीज हल्की होती है भाई साहब उसका डेंसिटी कैसे रहेगा जी? कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। और यहां पर बताओ, सी आंसर टिक कर रहे हो, लाजवाब है भाई साहब, है ना। और इसीलिए बीपीएससी में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। यही एक कारण है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में हम जो है दिक्कत कर लेते हैं। लास्ट टाइम पवन सर ने भी बोला था, मैंने भी बोला था, हमेशा बोलते रहेंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चन में दम नहीं होता है, उनके ऑप्शंस में दम होता है। और ऑप्शन ने आपको खा लिया भाई साहब। तो हमें इतना कॉमन सेंस लगाना था कि बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, और जो चीज तैरती है भाई साहब वो हल्की होती है, और वो अगर हल्की है तो उसका डेंसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। माने कि क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितने लोगों ने भाई साहब मोए मोए कर दिया खुद का है? ठीक है, चलो इसे एक बार डिटेल में पढ़ाता हूं, कोई टेंशन नहीं, पूरा कंफ्यूजन दूर। ठीक है, चलिए बताइए। हमने एनसीईआरटी में एक ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, अगर आप इसे देख पा रहे हो, अगर आप इसे अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे ग्राफ क्या बोल रहा है। अगर मैं मान लीजिए किसी 10 डिग्री सेल्सियस से पानी को ठंडा कर रहा हूं तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये ग्राफ बता रहा है आपके वॉल्यूम के बारे में, माने कि आपके बारे में, किसके बारे में? आयतन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? आयतन के बारे में। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप पानी को ठंडा करोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? कि 4 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा बर्फ है भाई साहब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, माने कि उसका आयतन जो है वो कम हो रहा है। पर जैसे ही उसका भाई साहब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान चला जाएगा, ये ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर मैंने तापमान कर दिया भाई साहब तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? उसका आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ का या पानी का वॉल्यूम कौन से तापमान के ऊपर सबसे कम होता है, टेम्परेचर पे कम होता है, तो इसका आंसर रख सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ,
सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से तापमान पर पानी का वॉल्यूम माने कि आयतन सबसे कम होता है, तो भाई साहब वो आंसर रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमने देखो, ये अक्सर आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब कभी भी कोई कांच की जो ग्लास होता है अगर उससे बना हुआ, अगर उसे पूरी तरह से भरकर अगर आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया तो दूसरे दिन वो कांच की बोतल आपको टूटी हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा कि जब कभी भी वॉल्यूम बढ़ता है उसी तापमान के ऊपर आपका घनत्व देखिए, आपका घनत्व देखिए क्या हो रहा है कि घनत्व भाई साहब 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहा है। माने कि 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व क्या हो रहा है जी बताओ। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये ग्राफ आपका नीचे जा रहा है। माने कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है जी? वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। माने कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का घनत्व सर्वाधिक रहेगा। क्या रहेगा? सर्वाधिक रहेगा। क्या अब किसी को कुछ कंफ्यूजन है? और ये तैरता हुआ बर्फ जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और एक बात मुझे बताइए, अगर मैं कुछ चीजें पूछता हूं आपको बर्फ के बारे में, मुझे सबसे पहले बताएंगे कि ये बर्फ जो है क्या ये ऊष्मा का सुचालक होता है? क्या ये ऊष्मा का सुचालक होता है क्या? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक बार। सुचालक का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है क्या? गुड कंडक्टर होता है क्या? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या बर्फ ऊष्मा का सुचालक होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर रह गया कि सर बर्फ जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बर्फीले प्रदेश होते हैं जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक हो गए, वहां पर बर्फ आपके हमेशा समंदर के ऊपर तैरता रहेगा। और इसीलिए बर्फ के नीचे का जो पानी है भाई साहब, इसका तापमान कितना रहता है? कोई बता सकता है मैक्सिमम कितना कम हो सकता है? तो वो याद रखेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बर्फ के नीचे का तापमान होता है। और इसीलिए इसीलिए यहां पर मछलियां जो है भाई साहब वो जिंदा रह पाती है। इसीलिए यहाँ पे मछलियां जिंदा रह पाती है क्योंकि यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है जी? ये बर्फ है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए ये सभी को समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। यह आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, या आपके एग्जामिनेशन के एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। पूछा गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? चलो अभी इसका तो धुआं भाई साहब उड़ा दो, उड़ा दो, धुआं उड़ा दो इसका। सभी लोग आंसर करेंगे। टारगेट रहेगा 2000 का। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और साथ में जितना ज्यादा फास्ट आंसर दे सकते उतना ज्यादा फास्ट आंसर देना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम डेंसिटी कौन से तापमान पर होती है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ई क्लिक किया है भाई साहब खुद को शाबाशी दे दो। शाबाश रे पट्टे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी ऑप्शन जो है मैंने भाई साहब चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। और हाँ बीपीएससी वही करने वाली, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं? मैक्सिमम डेंसिटी होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पे कहां पर नजर आ रहा है आपका 4 डिग्री सेल्सियस? जिन्होंने भाई साहब ऑप्शन नंबर बी मारा है उनको दिखा दूं, जूम करके बता देता हूं कि यहाँ पे कितना लिखा है। देख लो भाई साहब कितना लिखा है, -4 लिखा दिया है। और इसी तरह से बीपीएससी आपको फंसा के भाई साहब आपकी जॉब ले रहा है। और जो नहीं फंसेगा वो इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो है भाई साहब शिक्षक बनकर ही दम लेगा। और जो नहीं फंसने वाला एक बार हाथ ऊपर कर देगा। तो इसका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर कर देंगे। पानी के विषम व्यवहार के कारण बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों? चलिए अब इसका तो आंसर कोई गलत नहीं करेगा, मुझे पता है। इतना इतना तो होशियार बन चुके हो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं कि सर पानी पे ऊपर जो है बर्फ तैरता है। जी बिल्कुल तैरता है। तो क्यों तैरता है यही पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करेंगे, आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आइस इज हेवियर देन द वाटर।
आइस हैज द हायर डेंसिटी। देखिए जब कभी भी डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो वो चीज जो है भारी होती है, हेवियर बोल जाए तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा जी, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल के विषम विस्तार का परिणाम है? Which of the following phenomena is a result of anomalous expansion of water? चलिए जी आंसर, उदाहरण पूछे गए हैं कि जो एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसे हम जल का विषम व्यवहार के नाम से जानते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहला बोला गया है कि ठंडे क्षेत्रों में पाइप फट जाते हैं। जी बिल्कुल फट जाते हैं। क्यों फट जाते होंगे? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि जैसे ही पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा भाई साहब, इसका क्या बढ़ेगा, इसका आयाम, इसका जो है आयतन जो है, इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है भाई साहब, उसके अंदर के जो पाइप्स होते हैं भाई साहब वो फट जाएंगे। और उसी तरह से फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग इन द ओशन ये भी रहेगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़े हैं कि जो बर्फ होते हैं भाई साहब वो पानी के ऊपर तैरते हैं। उसी तरह से सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये भी अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये जो बर्फ होता है भाई साहब वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, माने कि उष्मा का कुचालक होता है। और उसीलिए पानी के अंदर की जो उष्मा प्रेजेंट है वो हवा में नहीं चली जाती है और पानी फिर से बर्फ बनने से बच जाता है। और उसी के वजह से उस बर्फ के नीचे आपको बाकी जानवर जो है सेफ नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब एक से अधिक जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है जी सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये हमने अभी अभी पढ़े, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। पूछा गया कि पानी का घनत्व कब घटता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ मैंने इसके ऑप्शन चेंज कर दिए, मैंने बस इसके ऑप्शन चेंज कर दिए। पानी का घनत्व कब घटता है, इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर आप चौंक जाओगे। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। पानी का घनत्व कब घटता है, तापमान दिया गया है आपको, उस तापमान के हिसाब से आपको आंसर करना है। यहां पे बोला गया है जब मैं पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करूंगा। यहां पर देखो भाई साहब, अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करूंगा तो भाई साहब यहाँ पे आपको ग्राफ जो है ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, मान लीजिए घनत्व बढ़ेगा। उसी तरह से अगर इट कूल्ड फ्रॉम द 4 to 0, मान कि 4 से अगर 0 तक मैं ठंडा करूंगा तो ऑब्वियस ग्राफ नीचे जाएगा। मान के आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। और कितने लोगों ने सही उत्तर किया है जी, कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। चलो आंसर करेंगे सभी लोग। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि मैंने पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट किया है, माने कि इसे गर्म किया है। तो एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे पानी के घनत्व के ऊपर क्या असर होगा, जिसे हम बोलेंगे डेंसिटी। क्या बोलेंगे, डेंसिटी। और इसी तरह से इसके आयतन के ऊपर असर क्या होगा, जिसे बोलेंगे हम वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। बढ़ेगा कि घटेगा, बस इतना बता दो। अगर मैंने 4 डिग्री सेल्सियस के आके पानी को हीट कर दिया तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? चलिए जी सभी लोग आंसर करेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे अगर मैं पानी को हीट कर रहा हूं, माने कि उसे गर्म कर रहा हूं, तो उस टाइम पे पानी का घनत्व माने कि डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगा या घटेगा? बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जितने लोगों ने बढ़ेगा ये उत्तर दिया है, इंक्रीज होगा ये उत्तर दिया है, ये एग्जैक्टली करेक्ट रहेगा। करेक्ट रहेगा भाई साहब। कैसे बढ़ेगा घनत्व, कैसे बढ़ेगा? अरे यार ये गलत है, ये गलत है। और यहाँ पे जितने लोगों ने बोला है गए काम से। अरे यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जैसे ही आपका तापमान गया है, ये ग्राफ देखिए नीचे जा रहा है ना, ये ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे जाएगा तो ऑब्वियस है ये घनत्व बढ़ेगा कैसे भाई, ये कैसे बढ़ेगा, ये कम होगा ना, कम होगा। ओके, कम होगा। और यहाँ पे 99.99 बच्चों ने भाई साहब गलत आंसर दिया है।
इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपका फिजिक्स में हाथ कितना तंग है ना। और हाँ, हो गया, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अगर मैं आयतन की बात करूं, अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, थर्मल एक्सपांशन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे की बात कर रहा हूं, क्लियर है, क्लियर है, हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घट जाएगी। ओके, क्लियर है। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं कल फिर से लेकर आऊंगा, इस टॉपिक को फिर से कल एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ओवरी, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि इस बार हमारे बीपीएससी की एग्जामिनेशन में जो टीआरई की होने वाली है, टीआरई 4.0 होनी है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन, एक दो ह्यूमन हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं इसके ऊपर आएगा, पक्का बता रहा हूं। जो ह्यूमंस हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जो है याद रखेंगे, क्लियर है। चलो इसका आंसर कर देंगे, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है जी। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ओवरी होती है भाई साहब, इससे निकलता है ओव्यूल, क्या लिखता है, ओव्यूल या ओम जिसे बोलेंगे। और ये ओम होता है हमारे मानव शरीर का, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। और उसी तरह से ये जो ओवम से ओम या ओवरी जो है भाई साहब, ये कौन सा काम करती है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं भाई साहब, इसको रिलीज करने का काम करेगी। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दे दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, माने कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये इनको हम क्या बोलते हैं जी, इन दोनों हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। माने कि महिलाओं के अंदर जो लिंग परिवर्तन और बाकी चीजें होती है भाई साहब, लिंग परिवर्तन मतलब क्या होता है कि उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, और उसी तरह से उनके अंदर जो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं एक्टिविटीज होती है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन करता है। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। अगर मैं बात करता हूं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ एग, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, और इसे बनाने का काम और इसे रिलीज करने का जो प्रोसेस होती है उसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और इनको जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे सीधा नाम लिखा गया है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या लिखा गया है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है। सभी लोग तैयार है क्या, आकाश जी, उस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, टेंशन ना लीजिए, उसे फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और ये कुछ हार्मोन से महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते। चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला होता है FSH हार्मोन, इसे बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। माने कि ये फॉलिकल जो होते हैं उनकी ग्रोथ कराती है, जो ओवरीज होती है उनकी ग्रोथ कराती है। उसके बाद होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH हार्मोन बोलता है, और ये बहुत ही ज्यादा है। माने कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हो गया आपकी ओवरी, ये क्या है, ओवरी। इस ओवरी से ये जो ओवम बाहर निकलता है, ये ओवम बाहर निकला, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। और ये ओवम बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका LH हार्मोन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे LH हार्मोन, बराबर है। उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या कहता है। एस्ट्रोजन जो है भाई साहब, थिकन द एंडोमेट्रियम, इसका मतलब क्या है, देखो आप सभी को पता है कि जब मासिक धर्म जो होता है भाई साहब महिला का, जो लगभग 28 दिनों का होता है, बराबर है। और यहाँ पर ये जो आपकी थिक बेड दिख रही है ना, जहां पे कोशिकाएं और ब्लड वेन्स के द्वारा जो है इसे सस्टेन किया जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका एस्ट्रोजन करता है। कौन करता है,
ईस्ट्रोजन। आगे बात आती है आपकी प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये ईस्ट्रोजन जो है ये इसने बना दिया ये वाला, पर इसे मेंटेन करने का काम इसे पूरे 28 दिन तक, या जब कभी भी गर्भधारण हो, गर्भधारण के बाद भी उसको बनाए रखने का काम कौन करता है जी? वो करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। सबको समझ में आ गया है जी? क्लियर है? इसके ऊपर और क्वेश्चन कुछ लेते ताकि आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ताकि आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। चलिए बताइए जी। बिल्कुल, चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? चलिए बताइए जी। जो सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, उनको मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है? चलिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है थोड़ी गड़बड़ी करने वाले, मुझे पता है। हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया उसका आंसर क्या होना चाहिए ये भी आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो रहेगा आपका ईस्ट्रोजेन रहेगा। क्या रहेगा? ईस्ट्रोजेन इज द मेन हार्मोन जिसके वजह से महिलाओं के अंदर जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं वो आते हैं। क्लियर है? सेकेंडरी चेंजेस आप सभी को पता है। ठीक है, सेकेंडरी चेंजेस। और उसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ बात आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट्रोजेन जो होता है भाई साहब वो सेकेंडरी चेंजेस जो है वो कराता है। सेकेंडरी चेंजेस का मतलब क्या है? जैसे ही भाई साहब आप 9वीं और 10वीं कक्षा में चले जाते हो, आपके बाल संवरना शुरू हो जाएगा। लड़कियों का लिपस्टिक लगाना भाई साहब, फेयर एंड लवली लगा के अच्छे से पाउडर लगाना, बन ढन कर आना, और भाई साहब बच्चों की थोड़ा सा आवाज भारी हो जाता है। ये सभी कुछ चेंजेस जो है वो कराता है महिलाओं के अंदर। ठीक है, महिलाओं के अंदर ईस्ट्रोजेन कराता है। क्लियर है? क्लियर है? और उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये जो है प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर गर्भावस्था को मेंटेन करने का काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन है। और उसी तरह से डिलीवरी के दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण जो है वो बंद हो जाता है, और उसी टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? डिलीवरी हार्मोन किसे बोला जाता है? चलो जी, सभी लोग आंसर करेंगे। मैंने बोला है कि प्रसव हार्मोन किसे बोला जाता है? प्रसव हार्मोन किसे बोला जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसका नाम क्या जी? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है महिलाओं के शरीर के अंदर, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन बनना जो है बंद हो जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। और इसीलिए ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है? डिलीवरी हार्मोन बोला जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्लियर है यहाँ पे? जी हाँ, प्रेगनेंसी हार्मोन पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, और डिलीवरी हार्मोन पूछा जाए तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे भाई साहब बोला जाता है मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। इसे बोला जाता है मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। उसी तरह से इसे भी बोला जाता है लव हार्मोन। और भाई साहब लव के दिन चालू है अभी, है ना, प्रेम के दिन चालू है, और ये ऑक्सीटोसिन अभी जो है शरीरों में ज्यादा ही रिलीज होगा। ठीक है, हाँ, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो उसे ही बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। चलो एक बात पूछता हूं सभी को, देखते हैं कितने लोग जो है सही उत्तर करते हैं। सही उत्तर करते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो महिला है लिपस्टिक लगा रही है, और ये बच्चा जो है भाई साहब अपने बाल संवार रहा है इस तरह से, ठीक है, बाल तो मेरे भी अच्छे, ठीक है, हाँ, बाल संवार रहा है, बाल तो है नहीं, वैसे भी कम बाल है उसको। एक बात मुझे बताइए, जब कभी भी आप दाढ़ी करने के लिए कौन सा आईना इस्तेमाल करते हो? सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, आज प्रॉमिस डे है, तो प्रॉमिस करो कि भाई साहब इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 पास करके ही दम लोगे। चलो बताओ भाई साहब, सभी लोग आंसर करेंगे कि मैंने पूछा आपको आईने के बारे में, मैंने पूछा आपको मिरर का क्वेश्चन पूछा है। एकदम से जब ऐसा क्वेश्चन चेंज होता है ना, तब तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपको पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए भाई साहब कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, दांत का डॉक्टर जो होता है भाई साहब वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है, और उसी तरह से जो गाड़ियों में पिछले माने कि रियर व्यू देखने के लिए, माने कि पीछे से आने वाली गाड़ियां देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? सभी लोग एक एक करके आंसर करेंगे। क्या बात है! अगर दाढ़ी बनाना है तो आपको प्रतिबिंब जो है बड़ा देखना पड़ता है, और इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी? वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम कॉनकेव।
कॉनकेव, मान कि जिसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। मैं अगर बात करता हूं, मुझे दांत के डॉक्टर के पास चला गया, मेरे दांत में कीड़ा लग गया क्योंकि मैं रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करता हूं और वैसे ही सो जाता हूं, तो उस टाइम पे दांत का डॉक्टर कौन सा भाई साहब इस्तेमाल करेगा? वो आपका कॉनकेव मान कि अवतल दर्पण ही इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों केस में प्रतिबिंब आपका कैसा चाहिए जी? प्रतिबिंब आपको बड़ा देखना है, और जब कभी भी बड़ा देखना होता है उस टाइम पे हम कॉनकेव मिरर का मान कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से अगर मैं रियर व्यू की बात करूंगा, तो पीछे से आने वाली जो गड़िया है भाई साहब, हमें छोटी छोटी देखना है और सीधी देखना है, तो वहां पे मैं कौन से दर्पण का इस्तेमाल करूंगा? वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करूंगा। कॉन्वेक्स माने कि जिसे बोलेंगे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया है जी? सभी को क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, बताओगे? पूछू पूछू? चलो देखते हैं। दांत के ऊपर हमारे शरीर की सबसे मजबूत एक हड्डी होती है, एक एक पदार्थ होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, ठीक है? उस पदार्थ का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। उस पदार्थ का नाम जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ जी, किन किन लोगों को क्या बात है उसे इनेमल बोला जाता है? एनिमल किसने लिखा? भाई साहब दांत के ऊपर कहां से एनिमल आ गया है? एनिमल नहीं होता जी, इनेमल होता है। बहुत बढ़िया, वो होता है आपका इनेमल होता है। बहुत बहुत बढ़िया। और इसी इनेमल को खत्म करने का काम करेगा एसिड। और सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया तो उस टाइम पे आपके माउथ का पीएच कितना हो जाता है? तो वो लगभग कितना हो जाता है जी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लगभग 4.6 या 4.5 के नीचे चला जाता है। और उस टाइम पे समझ लीजिएगा कि आपके दांत में कीड़ा लगना लगभग तय है, क्योंकि इतना पीएच जो एक प्रकार का एसिडिक या अम्लीय वातावरण पैदा करता है, उसकी वजह से इनेमल जो है सब डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बात है? क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, बीपीएससी से क्वेश्चन ले रहे तो भाई साहब ये भी गलती हो गई है हमसे कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। किसी ने पेपर देखा तो नहीं है? किसी ने पेपर देखा तो नहीं है? चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। पूछा गया है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए गर्भावस्था हार्मोन किसे बोला जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे छुपा के रखा हूं भाई साहब। बताओ सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या रहेगा जी? मुझे पता है आप लोगों ने देख लिया है। चलो जी, इसका आंसर प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? देख लो आंसर, ये रहेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसी तरह से जो मासिक धर्म होते हैं भाई साहब, जो मासिक धर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? पीरियड्स बोलते हैं महिलाओं के अंदर, उनको कंट्रोल करने वाले ये दोनों भी हार्मोन होते हैं। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कर देंगे। चलो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। और यहाँ पे अक्सर लोग जो है धोखा खा जाते हैं। स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? माने कि ब्रेस्ट फीडिंग जब किया जाता है उस टाइम पे मिल्क को इजेक्ट करने का काम कौन करता है? चलो जी, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि सभी के चौके छक्के लग गए हैं। बहुत बढ़िया, चौके छक्के लगा दिए, पर कुछ जो है भाई साहब फुलटॉस बॉल के ऊपर जो है बोल्ड आउट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हार्मोन है जिसे मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन बोला जाता है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन। वो कौन सा है आपका? ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है? एक बार प्लीज हाथ ऊपर कर दो, मुझे देखना है सभी का आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया उत्तम जी। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे, किन किन लोगों ने ऑक्सीटोसिन ये सही उत्तर किया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता जी है, हर्ष जी है, बबीता जी है, जो ग्रुप जी, सारिका जी, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया। और जिन लोगों ने प्रोलैक्टिन के बारे में आंसर दिया, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो हमारे ब्रेन की तरफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये दूध बनाने वाला हार्मोन है। ये दूध बनाने वाला हार्मोन है, ये दूध बनाने वाला हार्मोन है। ठीक है,
ये दूध बनाने वाला हार्मोन है, माने कि जो ब्रेस्ट होते, जो स्तन होते महिलाओं के अंदर, उनके अंदर जो दूध बनता है भाई साहब, उसको बनाने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। पर उसी दूध को सिक्रेट करने वाला, ठीक है, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन होता है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी आंसर। पर उसके पहले मैं कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे लव हार्मोन और बाकी चीजों के नाम से हमने जाना है, पर ये निकलता कहां से है, इसका सोर्स क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक नाम पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। मास्टर्स ग्लैंड किससे बोला जाता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद आता है। मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड किसे बोला जाता है? कौन है वो? कौन है वो? पहचानो, कौन है वो है आपका हाइपोथैलेमस। वो कौन है आपका? हाइपोथैलेमस। थैलेमस होता है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, और इसीलिए क्या बोला जाता है, और इसीलिए उसको बोला जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और यही हाइपोथैलेमस है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, बराबर है। और इसी हाइपोथैलेमस द्वारा जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। याद रहेगा सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए इतने सारे हार्मोन्स होते हैं महिलाओं के शरीर के अंदर, इतने सारे, महिला ही नहीं पुरुषों के अंदर भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। पर उसी तरह से मैं अगर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके जो है एक एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली ये जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक एक ग्रंथि के बारे में आपको डिटेल विश्लेषण में देना चाहूंगा। ये है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है जी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बनाती है आपकी थायरोक्सिन बनाती है। क्या बनाती है? थायरोक्सिन बनाती है। पर ये थायरोक्सिन बनाने के लिए उसे बताने वाला कौन है? इसे बताने वाला कौन है? वो है आपका TSH हार्मोन। कौन सा होता है? TSH हार्मोन, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये रिलीज किया जाता है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि जिसे बोलेंगे। सेकंड होता है आपका भाई साहब और एक इंपॉर्टेंट, कौन है जी? वो है, देखो मैं सब इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए, ठीक है। चलो उसके बाद है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, हो गया हमने, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक और हार्मोन है जिसका नाम है भाई साहब, कहा गया, हाँ, उसके बाद है आपका FHS हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन जो होता है वो महिलाओं के शरीर के अंदर और पुरुष के शरीर के अंदर, दोनों के अंदर रिलीज होता है। ये क्या करता है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज किया जाता है आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा, तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो गोनेड्स होते हैं भाई साहब, जो जिसे हम वृषक के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर वो ऐड करेगा और वहां पे बनेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं जी? ये मेल सेक्स हार्मोन है। मान कि पुरुषों के अंदर जो उनका लिंग निर्धारित करने वाला और लिंग विषयक जो भी उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो सभी को कंट्रोल करने वाला एंजाइम या हार्मोन जिसे बोलेंगे, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन है? टेस्टोस्टेरोन। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है, पिट्यूटरी माने कि पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा है, वो आपको यहाँ पे GH हार्मोन जो है वो दिख रहा होगा। ये GH का मतलब क्या है? इसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। इसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? हमारे शरीर की वृद्धि कराता है। क्या कराता है? हमारे शरीर की वृद्धि कराता है। और ये जब रिलीज होता है हमारे शरीर के अंदर, उस टाइम पे हमारे शरीर की ऊर्जा की जरूरत और कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत बढ़ जाती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो जनरली एक पर्टिकुलर एज में ही होता है, बराबर है। आपने देखा होगा कि अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो लगभग पुरुषों की जो ग्रोथ होती है, जो हाइट बढ़ती है, वो लगभग 22-23 तक बढ़ती है, 21 पकड़ लो मैक्सिमम।
महिलाओं की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 18-19 के एज तक जो उनकी हाइट बढ़ती है, तो ये हाइट बढ़ाने का काम कौन करता है? ये ग्रोथ हार्मोन करता है। क्लियर है? क्लियर है? हैप्पी बर्थडे जावेद। अच्छा चलिए, जावेद जी का बर्थडे है तो सभी लोग जो है जावेद को हैप्पी बर्थडे बोल देंगे। हैप्पी बर्थडे जावेद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे के ऊपर, और आशा करते कि अगला बर्थडे जो है आप गवर्नमेंट टीचर बनकर अपने विद्यार्थियों के साथ मनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उस दिन रह गया था। चलो बताओ, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ये जो आपका अवतरण हुआ है, इस अवतरण के ऊपर सभी आपके भाई बंधु, माता पिता, बहन, जो भी है भाई साहब, सब जो है बड़ा प्राउड फील करेंगे जब आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। ठीक है, बस वही एक आशा रखना है अभी। ठीक है, भगवान के पास कुछ मांगना है तो भाई साहब वही मांगना कि भाई मुझे बना दो, इस बार जो मेरी मेहनत को फल दे दो। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। काले फेफड़े किसे बोला जाता है और कहां पर करने वाले काम? इसे ऑक्यूपेशनल डिसीज बोला जाता है। ये जो डिसीज होते हैं ना, इनको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज का मतलब क्या होता है? जिस वातावरण में आप काम करने वाले कुछ प्रदूषक जो है आपके शरीर के ऊपर अच्छा सा प्रभाव नहीं डालते हैं, उन पोल्यूटेंट्स के वजह से जो है आपके शरीर को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, जो उस वातावरण में आप पल बढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, तो उन डिसीज को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिसीज। ठीक है, और उसी में ये जो काले फेफड़ा जिसे हम ब्लैक लंग बोलते हैं, ये भी उसी ऑक्यूपेशनल डिसीज का ही एक कारण है। और काला धुआं कहां से निकलता है? तो आपको याद रखना है, वो निकलता है कोल माइन से निकलता है। कहां से निकलता है? कोल माइन से निकलता है। वहां से निकलने वाला जो जो धुआं है, वो जो गैसेस होती है, उसके वजह से जनरली जो ब्लैक डस्ट होता है, उसके वजह से काले फेफड़े जैसी बीमारी का गंभीर असर जो है वहां पे काम करने वाले लोगों के ऊपर होता है। उसी प्रकार से कुछ और भी डिसीज है जिनके वजह से होता है, तो एक एक करके डिसीज करते जो हमारे एनसीईआरटी में दी है। सबसे पहला जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक रोग मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिसीज मतलब क्या होता है, बराबर है। सेकंड, जो पहला एक और डिसीज आपको ध्यान में रखना है वो है सिलिकोसिस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सिलिकोसिस। क्या होता है जी? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ये जो बीमारी है भाई साहब, ये कौन से हमारे ऑर्गन को जो है वो इन्फेक्ट करती है? अगर ऐसे पूछा जाता है तो वो भी इन्फेक्ट करती है हमारी लंग्स को। किसको? लंग्स को। और ये सिलिकोसिस या सिलिका पार्टिकल जो होते हैं उनके वजह से होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखने की, ये सिलिका पार्टिकल मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन सी बीमारी? जैसे किसी को दमा हो जाता है, किसी को दमा हो जाता है, ये दमा जो हो जाता है भाई साहब, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि कहां पर काम करने वाले लोगों को ये जनरली बीमारी होती है, तो माइनिंग में काम करने वाले लोग, उसके बाद जो है, उसके बाद ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, क्योंकि हम सभी को पता है कि ग्लास इंडस्ट्री या कांच की जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर जनरली कौन से एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा? वो होता है आपका सिलिका। क्या होता है? सिलिका, बराबर है। और इसीलिए ग्लास के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस जैसी बीमारी होने की चांसेस होते हैं। सेकंड क्या है? एस्बेस्टोसिस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एस्बेस्टोसिस क्या होता है? ये जनरली एस्बेस्टोस के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके वजह से होता है। और ये किन लोगों को होता है? जो जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना और बाकी चीजों के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद शिप यार्ड के ऊपर काम करते हैं, और इंसुलेशन इंडस्ट्री जो होती है भाई साहब, जैसे कि इंसुलेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आपने वो काले काले पर्दे वगैरह देखा होगा, ठीक है, वहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको जनरली ये होता है। और उसी तरह से एक होता है बाइसिनोसिस। इसका नाम है बाइसिनोसिस, और ये जनरली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बाइसिनोसिस जो होता है, जनरली जो कॉटन के फाइबर होते हैं, कॉटन के जो बारीक बारीक रेशे होते हैं, वो अगर गलती से हमारे फेफड़ों के अंदर चला गया तो उसके वजह से जो अल्वियोलिस होती है हमारे फेफड़ों के अंदर, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, और उसी के वजह से सांस लेने में तकलीफ होना या आगे जाकर कम ऊर्जा और बाकी के फेफड़े से रिलेटेड
माने कि जो भी डिसीज होते हैं वो इसके वजह से होता है। तो याद रखेगा कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले, कपास के उद्योग में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली बाइसिनोसिस जैसे बीमारी से ग्रसित होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके पहले एक और डिसीज आपका वो है एंथ्रोकोसिस। क्या होता है? एंथ्रोकोसिस। ये सभी के सभी डिसीज लंग्स से रिलेटेड है और ये जो है कोल्ड डस्ट जो है वो अंदर जाने की वजह से होता है। माने कि माइनिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो फेफड़े की एक बीमारी लेकर ही चलो कि आपको होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। माइनिंग इंडस्ट्री में मीथेन गैस निकलती है, आप सभी को पता है, वहां से सल्फर गैस भी निकलती है जो भी हमारे शरीर के लिए घातक होती है, और साथ में उसमें पलने बढ़ने वाला जो कोल्ड डस्ट होता है भाई साहब वो तो फेफड़ों को मार डालेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके बीपीएससी टीआई 2.0 2023 में पूछा गया, ये क्वेश्चन उस दिन रह गया था। चलो इस क्वेश्चन का भी सभी लोग आंसर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, और हमने 2000 का टारगेट रखा है आज, तो सभी लोग उसके लिए भी एक थोड़ा सा जोर और पिकअप दे देंगे जी। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया, आंसर देते रहना है। और रैपिड फायर के लिए भी सभी लोग जो है तैयार रहेंगे। आप सभी को पता है रैपिड फायर क्या होता है, जहां पे 10 सेकंड के अंदर हम 10 क्वेश्चन देखते हैं और वहां पे जांच होती है आपकी ब्रेन की। तो हमने पढ़ा है कि भाई साहब जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक प्रकार का इनवॉलेंटरी मोशन है। इनवॉलेंटरी मोशन माने ये अनैच्छिक क्रिया है। कैसे है? अनैच्छिक क्रिया है, और अनैच्छिक क्रिया को कंप्लीट कराने में मदद करने वाला होता है मम्मी का वो बेलन, मम्मी का वो बेलन। और उस बेलन का नाम क्या है जी? उस बेलन का नाम है भाई साहब आपका मेडुला। उस बेलन का नाम क्या है? मेडुला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। और उसी तरह से आप सभी को बता दूं कि 60% का ऑफर चल रहा है, और अभी तक आपने अगर टीचिंग परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि 2025 में शिक्षक बनना है, तो टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कम से कम प्राइस में आपको बेस्ट कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट देकर आपकी सुनिश्चित करता है कि आप इस बार गवर्नमेंट टीचर बन जाओ। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी जो है इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता चाहूंगा कुछ पार्ट्स के बारे में, सभी लोग एक एक करके रिवाइज करेंगे। बहुत दिन हो गए इसे रिवीजन नहीं किया, तो एक बार रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, रिवीजन होना चाहिए कि नहीं? रिवीजन होना चाहिए, बताओ। रिवीजन होना चाहिए, बहुत दिन हो गए हमने इसे रिवाइज नहीं किया। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है भाई साहब आपका सेरेब्रम। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसे बोला जाता है आपका सेरेब्रम। क्या बोला जाता है? सेरेब्रम बोला जाता है। और उसी तरह से अगर आपको किसी ने यहां पे मार दिया तो भाई साहब आपका दिमाग जो है भाई साहब खराब हो जाता है, तो उसे बोला जाता है छोटा मगज। क्या बोला जाता है? छोटा मगज। और इसी छोटे मगज को बोला जाता है सेरेबेलम। क्या बोला जाता है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम की खासियत यह है कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद 90% से भी ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या जो होती है, न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है वो आपको कहां पर मिलेंगी? वो मिलेगी आपको सेरेबेलम में मिलेगी। कहां पे मिलेगी? सेरेबेलम में मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक डंडा जो है भाई साहब बाहर निकल रहा है, इसे हमने बोले थे भाई साहब मम्मी के हाथ का बेलन। इसे हमने क्या बोले थे? मम्मी के हाथ का बेलन। और इसी बेलन को हम क्या बोलते हैं जी? मेरु मज्जा या ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जो कि पोन्स और मेडुला से बना होता है। और इसकी खासियत यह होती है कि आगे जाकर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित कर देता है। माने कि अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और जो आपका मस्तिष्क है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा हिस्सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे। मैंने क्या बोला है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो आपका मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क समझ लीजिए। ठीक है? इस मस्तिष्क को जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इसे ब्रेन स्टेम बोला जाता है, या इसे हम पोन्स मेडुला के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? पोन्स मेडुला के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है जी सभी को? यहां तक क्लियर हो गया है? चलो सभी लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमारे बॉडी का बैलेंस जो है भाई साहब, जो थर्रा लेने के बाद बिगड़ जाता है, इस तरह से हो जाता है ना, भाई साहब क्या बोल रहे हो? ठीक है? ऐसे तो एक्टिंग करना नहीं आता है मुझे वैसे, पर अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे मानव शरीर का
जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बरकरार रखने में कौन मदद करता है? तो वो होता है, हमने पढ़ा है, बैलेंस रखने वाली कौन है हमारे घर की? वो होती है बहना। और बहना मतलब कौन है? वो है हमारी सेरेबेलम। कौन है? सेरेबेलम, बराबर है। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मोशंस होते हैं, माने कि जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया होते हैं, तो अनैच्छिक क्रियाएं माने कि जो हमें करने तो नहीं होती है, पर भाई साहब होती रहती है, करनी पड़ती है जबरदस्ती, उनको क्या बोला जाता है? उनको कंट्रोल करने वाला ब्रेन का हमारा कौन सा पार्ट है? तो वो कौन सा पार्ट रहेगा जी? चलो सभी लोग आंसर करेंगे। वो रहेगा आपका, कौन रहेगा जी? आपका ब्रेन स्टेम रहेगा, जिसे हम मेडुला भी बोलते हैं, मेडुला या पॉन्स, मेडुला या पॉन्स बोला जाता है। याद रखेंगे, मम्मी के बेलन में इतनी ताकत है, मैं सच में बोल रहा हूं, हमने तो बहुत खाए भाई साहब। आपने खाए? खाए होगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ब्रेन स्टेम माने कि हमारे मम्मी का बेलन समझो, वो बेलन देखते ही अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, और ये पसीना जो है आपसे वो भी काम करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हो। पढ़ाई करो, एक बेलन फेंक के मारोगे भाई साहब, पूरा का पूरा निकल जाएगा। वो क्या निकलेगा बाद के बाद देख लेंगे। तो भाई साहब वो बेलन देखकर पढ़ाई करना, बेलन देखकर किसी को गाली देना बंद करना, बेलन देखकर मम्मी को आंखें दिखाना भी बंद हो जाता है भाई साहब। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उसे कंट्रोल करता है ये बेलन, माने कि जिसे बोलेंगे हम मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर है? और उसी तरह से जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं। इच्छा मतलब बोल रहा हूं, है ना, बोल रहा हूं, किसी को प्यार जता रहा हूं, है ना, ये सभी क्रियाएं जो है, सोच रहा हूं, ये सभी क्रियाएं जो है कंट्रोल करने वाला होता है हमारा सेरेब्रम होता है। कौन होता है? सेरेब्रम होता है। क्लियर है? देखना, बाकी की चीजें करना, ये सभी बातें जो है वो करता है। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है? और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है, आने वाले समय में हमें पूछा जा सकता है। तो सभी लोग जो है बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से अगर अच्छे से और जबरदस्त सेशन चाहते हो तो सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा जी? पूछा गया है कि हमारे मानव शरीर की जो प्रयोगशाला है भाई साहब, उसे किसे बोला जाता है? और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ये पीला रंग देखकर जो है भाई साहब पीले हो चुके हो ना, तो भाई साहब इसका आंसर आपका लीवर है। इसका आंसर क्या है? लीवर है, लीवर, है ना। क्लियर है? तो याद रखिएगा, किसी के कहने पे भरोसा मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका लीवर रहेगा। क्या रहेगा? लीवर रहेगा। हम, हाँ जी बिल्कुल। क्यों रहेगा लीवर? देखो, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली बात, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये ग्रंथि जो है हमारे शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी क्रियाएं जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बोलता हूं, ये लीवर कौन कौन से काम करते हैं? सबसे पहला काम, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, माने कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया को कन्वर्ट करने का काम करता है यूरिया में। ये यूरिया हमारे शरीर के लिए कम घातक होता है, तो वो काम करने वाला हमारा लीवर होता है। और उसी तरह से यहां पर जब स्प्लीन के अंदर आरबीसी मर जाती है, तो उस आरबीसी को तोड़ने का काम, आरबीसी को तोड़ने का काम कौन करता है? वो काम करता है आपका लीवर। आरबीसी को तोड़ के क्या बनाएगा कि भाई साहब वो हिम जो है वो अलग करता है और ग्लोबिन अलग करता है। क्या करता है? ग्लोबिन जो है अलग करता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन, और हिम का मतलब क्या होता है? आपका लोहे के तत्व जो होते हैं। और इसी लोहे के तत्व के वजह से, इसी लोहे के तत्व के वजह से हमारा लीवर जो है आपको जनरली रेड कलर में नजर आता है। कौन से कलर में नजर आता है? रेड ब्राउन कलर का नजर आता है। और उसी तरह से इस लीवर द्वारा कुछ एंजाइम भी रिलीज की जाती है। सर कौन कौन से? यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक एंजाइम कोई बता सकता है क्या? चलो कोई एक तो भी बच्चा जो है यहाँ पर जो है, जो अभ्यर्थी वो बताएगा कि ये लीवर द्वारा एक कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैट के इमल्शन में, माने कि वसा जो होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। चलो सभी लोग आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर आ रहा है बाइल जूस। उसका नाम है बाइल जूस, जिसे हम पित्त का रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त का रस बोलते हैं। और ये पित्त का रस जो है बड़े काम की चीज है, ठीक है, चीज, ठीक है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और उसी तरह से हमारे लीवर के भी दो पार्ट होते हैं।
हमारे लीवर के भी दो पार्ट होते हैं, एक छोटा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे दो पार्ट, दूसरा पार्ट नजर आ रहा है। तो ये जो लीवर है भाई साहब, इसको जोड़ के रखने वाला एक छोटा सा मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर होता है, इसे क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? इसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। और ये ग्लिसन कैप्सूल जो होता है, ये छोटे पार्ट जो है लीवर को, उसको जोड़कर रखने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? और बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार एक और चीज बताएंगे मुझे कि हमारे ब्लड को पतला रखने वाला एक एंजाइम होता है, एक केमिकल होता है, उसका नाम कोई बता सकता है? हमारे ब्लड को शरीर के अंदर उसके थक्के ना बनने देने वाला एक हार्मोन, एक केमिकल होता है, उसका नाम कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स लिखे देखिए, सबको पता है जी। बहुत बढ़िया। गुलाम सरवार जी ने आंसर सबसे पहले दिया है कि वो होता है आपका हिप्यारिन हार्मोन जो होता है भाई साहब, हिप्यारिन केमिकल, ये आपके ब्लड को पतला रखने का काम करता है और उसके थक्के नहीं बनने देता है, जिसके वजह से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये रहेगा आपके लीवर के काम। और इसीलिए लीवर को क्या बोला जाता है? आपके शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोला जाता है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये पैंक्रियाज भी कोई कम चीज नहीं है। पैंक्रियाज ये दो प्रकार से, माने कि ये दोनों जो ग्रंथियां आपको नजर आ रही है, ये दोनों ग्रंथियां जो है भाई साहब, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का भी काम करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है इन दोनों को भी बोलते हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का भी काम कर रहे हैं। और ये पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है जी? आपके शरीर के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसे कम करने का काम करता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पैंक्रियास द्वारा एक केमिकल, एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि शुगर लेवल को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? चलो सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। सबको पता है उस आंसर का नाम क्या है? उस केमिकल का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? चलो जी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका नाम है ग्लूकागॉन। उसका नाम क्या है जी? ग्लूकागॉन नाम का जो हार्मोन बनता है, लिवर द्वारा बनाया जाता है, सॉरी अपने अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, जो शुगर लेवल को बढ़ाता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ, मायोपिया, मायोपिया यह बीमारी जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है बराबर, तो कौन सी चीज नहीं देख पाता है? तो इसे क्या बोला जाता है जी? इसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। अगर इस शब्द के ऊपर आप चले गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे। तो मायोपिया को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको पास का नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? पास का नजर आएगा। यहाँ पे आपको दूर का नजर नहीं आता है। निकट दृष्टि जो होती है आपकी एकदम ओके है, बाद में दोष आता है तो ऑब्वियसली आपको दूर की चीजें जो है वो ढंग से नजर नहीं आती है। और मायोपिया मतलब क्या है, ये क्यों होता है, ये सभी देख लेते। देखो जनरली आंखों में 3 प्रकार के डिफेक्ट जो है हमें दिए गए। सबसे पहला है आपका मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस या जिसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रेस बायोपिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया ही बोलेंगे, जो कि जनरली ओल्ड एज के कारण होता है। तो अक्सर में यहाँ पे हमें देखना है कि मायोपिया एक्चुअली ये किसके वजह से होता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको एक आई की डायग्राम यहाँ पे क्लियर करना दूंगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये डायग्राम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी बातें मैं अभी बताने वाला हूं ये एक्चुअली प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग एक बार जितना मैं बताऊंगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मायोपिया के बारे में बोला गया है। तो मायोपिया में होता क्या है, हमारे आंखों में लेंस होता है, उस लेंस का नाम जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वो लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है भाई साहब, ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, माने कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे आकर केंद्रित करता है। पर जब वो रेटिना के ऊपर केंद्रित कर रहा है तो उस टाइम पे हमारी आंखें एकदम जबरदस्त होती है, एकदम ठीक ठाक होती है। पर क्या होता है, ये हमारे आंख का गोला जो इस तरह से नजर आता है, तो ये भाई साहब हो जाता है अंडे के जैसा।
ये कैसे हो गया? अंडे के जैसा। मान लीजिए ऊपर से इसको दबा दिया हो, इस तरह से दबा दिया हो, तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये दब गया, अगर ये दब गया तो ऑब्वियस है ये प्रकाश की किरण जो है पूरी तरह से रेटिना के ऊपर नहीं पहुंच पाती है, और ना पहुंचने के वजह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोपिया में, क्लियर है? क्लियर है? देखो यहां पे लिखा भी गया, देखो एक बार सभी को क्लियर कर देता हूं। देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा गया, मायोपिया जो है भाई साहब, ये पास की चीजें हम नहीं देख पाते, ठीक है? सॉरी, पास की चीजें हम देख पाते हैं और जो दूर की चीजें है वो अच्छे से देख पाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे कि सर उल्टा हो रहा है, उल्टा है, उल्टा नहीं हो रहा है भाई साहब, सही चल रहा है, हम सही चल रहे हैं, ठीक है? और ये सभी कुछ जो है ऐसे ही नहीं लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है? अगर मायोपिया को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि मायोपिया में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, तो वो रेटिना के आगे बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना के सामने बनता है। और जब इस रेटिना के सामने बनने वाला प्रतिबिंब जो है उसे मुझे अगर आगे लेकर जाना है, उसे मुझे अगर आगे लेके जाना है, मान कि मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ये डाइवर्जिंग लेंस, जो क्या करेगा, जो पहले हमारी प्रकाश की किरण यहां पर इकट्ठा हो रही थी, उसे, उस प्रकाश की किरणों को हम दूर लेकर जाकर सीधा रेटिना के ऊपर डालने का काम करेंगे। माने कि यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा डाइवर्जिंग लेंस। किसका? डाइवर्जिंग लेंस। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस डाइवर्जिंग लेंस का नाम क्या है, जो प्रकाश की किरण एक जगह पर जमा नहीं, मतलब उसे दूर दूर भेजने का काम करेंगे। चलिए बताओ, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? डाइवर्जिंग लेंस का नाम क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे भाई साहब कॉनकेव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस इसे बोला जाता है, इसे ही बोलेंगे हम अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। तो यहाँ पे भाई साहब दो क्वेश्चन बन गए आपके। दो क्वेश्चन कौन से बन गए? देखो पहला क्वेश्चन ये है कि जब किसी को मायोपिया हो जाता है, जब किसी को मायोपिया हो जाता है तो मायोपिया में जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है जी? वो बनता है आपके रेटिना के, रेटिना के सामने बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना के सामने बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मायोपिया को अगर हमें दुरुस्त करना है, ठीक करना है, तो वहां पे हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो उसका आंसर लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि याद रखिएगा लेंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में ह्यूमन आई के ऊपर इस बार पक्का बोल रहा हूं, एक तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बहुत बढ़िया, वो रहेगा आपका कॉनकेव लेंस। याद रहेगा सभी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लेने वाले हैं रैपिड फायर, अभी हम लेने वाले हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर के लिए भाई साहब सभी लोग तैयार हो जाएंगे। कहां गए हमारे रैपिड फायर? क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, ठीक है? हाँ, रैपिड फायर के लिए जो तैयार है बंदा एक बार हाथ ऊपर करके खड़ा कर देगा और बताएगा कि सर हम रॉकेट में बैठकर जो है वो जंप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलो सभी लोग जो है रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे रैपिड फायर में। चलो बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? तैयार हो ना? चलो बताओ। फर्स्ट, टीन के डब्बों में, टीन बोला, ठीक है, जिंक, टीन के डब्बों में खाना पैक किया जाता है पर टीन की परत चढ़ी होती है, जिन है तो जिंक की क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। यहां पे हमने पढ़े कि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, मान के ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों में के लिए सबसे उपयुक्त होता है, मान कि बेस्ट सुटेड फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन डिवाइस जो फोटो इलेक्ट्रिक पे काम करता है, तो वो रहेगा आपका फोटोवोल्टाइक सेल। क्या रहेगा? फोटोवोल्टाइक सेल इज द करेक्ट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन,
जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर फास्ट, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या कर रहे हो? नेट खत्म हो गया क्या, भूल गए हो? इसका आंसर रहेगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ चौथे नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला होता है? टोड होता है, क्रोकोडाइल होता है, मछली होती है, भाई साहब क्या होता है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे जी। गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? बहुत बढ़िया, यहां पे जो है मैक्सिमम लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आपने। देखो टोड माने की होता है मेंढक का ही एक जात होती है, क्रोकोडाइल आता है आपके रेप्टाइल्स में माने की सरीसृप में आती है। फिश भाई साहब कहां पे आएंगे? वो फिश में आएंगी। तो हमने पढ़े हैं कि भाई साहब BMW याद कर लो, BMW याद करो। बी माने होते हैं बर्ड्स, एम माने होते हैं मैमल्स माने की स्तनधारी, जो भी पंछी होती है और जो स्तनधारी होती है वो गर्म खून वाले होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पंछी नहीं है, ना ही कोई मैमल है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है सही उत्तर रहेगा। पांचवें नंबर के ऊपर चलते, चलो बताओ इसका आंसर। भाई साहब ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया कि क्या बताओ। ये क्वेश्चन को अगर मैं कितने बार पूछा गया है लगाऊंगा ना, एक स्लाइड कम पड़ जाएगी। चलो सभी लोग मुझे आंसर करेंगे इसका। ड्राई आइस, ड्राई आइस जी, बहुत बढ़िया। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत बढ़िया। चलो छठवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन आपका, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ओजोन के बारे में कुछ बताया गया है, तो चलो बताओ इसका आंसर। ये अभी अभी बीपीएससी TRE 3.0 के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। और सही उत्तर दिया है सबसे पहला, चला गया, वो कौन था पता नहीं है। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे सही उत्तर आ रहे मैक्सिमम लोगों के। तो देखो सबसे पहली बात कि ये इट एब्जॉर्ब द हाई वेवलेंथ रेडिएशन, ये गलत बात रहेगी। वो हाई वेवलेंथ नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ जो है भाई साहब उसे एब्जॉर्ब करती है। हमने पढ़े कि ये यूवी रेस को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनको एब्जॉर्ब करती है। और अल्ट्रा वायलेट के बारे में हमने क्या पढ़े है कि ये अल्ट्रा वायलेट जो है भाई साहब ये शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई यानी कि ज्यादा आवृत्ति वाली जो है प्रकाश की किरणें होती है। इट इज मोस्ट स्टेबल, स्टेबल नहीं होती है जी, वो स्टेबल होती है क्या जी? बिल्कुल भी नहीं। इट इज फाउंड इन मेसोस्फीयर, ये भी गलत है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओजोन लेयर कहां पर पाया जाता है। जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है इसका ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ओजोन लेयर कौन सी परत में पाया जाता है। चलो सभी लोग आंसर करेंगे इसका, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा कि हमारा जो ओजोन लेयर होता है हम वातावरण की कौन सी परत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये छठवां नंबर का क्वेश्चन हो गया। सातवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। फास्ट, सभी लोग इसका आंसर करेंगे फास्ट। पूछा गया है कि पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, माने कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सातवें नंबर का क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा जहां पे आपको कौन से एसिड मिलते हैं, कौन से एसिड बनते हैं इसके बारे में लिखेंगे। इसका पीएच मान कितना होता है वो लिख देंगे, और इसके वजह से हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। और अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कौन से पदार्थ के ऊपर जो है सबसे ज्यादा कारक होता है जिसकी वजह से उसे कैंसर बोला जाता है। ठीक है, चलो ये भी सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका CO2 और SO2 दोनों भी आंसर रहेगा, माने कि आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो सातवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आठवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पूछा गया है कि कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। कौन सी एक नहीं है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या लैक्रिमल? तो आपका आंसर आएगा ये लैक्रिमल, अश्रु ग्रंथि। और ये
कौन से ऑर्गन में हमें पाई जाती है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। चलो 8वें नंबर का क्वेश्चन होता है। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है। बीपीएससी टीआरए 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरए 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर लेंगे। चलो फास्ट, 9th नंबर का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, सभी लोग जल्दी से आंसर करते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी। फोटोसिंथेसिस बाय फॉरेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। जो ओशियनिक प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा निर्माण किया गया ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक होता है। और उस प्लांट्स का नेम क्या है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, और आप सभी के लिए एक बड़ी न्यूज भी आई है जो अभी अभी मेरे पास पहुंची है। तो बिहार स्टेट से रिलेटेड जो है एक बड़ी न्यूज है जो अभी दानिश सर कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग उस न्यूज के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम सीटेट को मना किया गया था, है ना। झारखंड में सीटेट को मना कर जो है वहां पर होने वाली जो टेट रहेगी उसको मान्यता दी गई। तो उसी तरह से हमारे बिहार में होने वाली जो स्टेट होती है, एग्जाम होती है, उसके बारे में एक न्यूज आई है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अभी सर कवर करने वाले, सभी लोग उसके ऊपर जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ये, और इसका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से ये 10th नंबर का क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है, माने कि पौधों के अंदर पाए जाने हार्मोन। और कल जो है मैं प्लांट्स हार्मोन के ऊपर भी क्वेश्चन लाऊंगा। कल हम पढ़ने वाले प्लांट हार्मोन के बारे में, उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद जो विभिन्न इफेक्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी टॉपिक जो हम कल कवर करेंगे। और साथ में हमारा ब्रेन और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है उसके ऊपर भी हम कल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कल सभी लोग आ जाएंगे कि किस तरह से बीपीएससी की वेरियस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और उसी तरह से आपको कितने मार्क्स मिले हैं इस 10 में से, वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बहुत सारे होमवर्क, बहुत सारी रिवीजन, और इसका एक ही मतलब है कि आप इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 का धुआं उड़ाने वाले हो। तो जो धुआं उड़ाने वाला है कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर इस बार मैं, अपना नाम लिखेगा कि मैं कुलदीप इस बार बीपीएससी के धुएं को धुआं उड़ा के उड़ा दूंगा भाई साहब, ठीक है। और लिख देगा उसी जोश में, उसी होश में। मिलते हैं कल अपनी उसी तरह से जोशीले भरे विज्ञान की सेशन में, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।